नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का चैप्टर को समझेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी निकालने के लिए कहा है, जिसके लिए आपको कैश इनफ्लो का सारा डेटा दे दिया गया है और कैश आउटफ्लो भी बता दिया है। फिर कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको यूज़ करना है 16% का। आप एनपीवी निकालिए, साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल लीजिएगा। एनपीवी तो सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसी फॉर्मेट की मदद से हम लोग एनपीवी निकाल लेंगे। याद रहे कि जब एनपीवी हम लोग निकाल लिए, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फॉर्मूला हम पुट किए हैं, ये भी आंसर आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो होता है वो हमेशा टाइम्स में आता है। इस सवाल में भी आपको एनपीवी निकालने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर एनपीवी निकालने के लिए जो कैश इनफ्लो चाहिए होता है, कैश आउटफ्लो चाहिए होता है, ये दोनों को अलग तरीके से यहाँ पर दिया है। कहता है कि कैश आउटफ्लो यानी कि पैसा आपके हाथ से कितना जाएगा। बोलता है कि पहला तो आप जब प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसमें आपको 1.5 लाख का खर्चा आएगा, तो 1.5 लाख हाथ से गया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा 5,000 का और इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा 25,000 का। और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो हम लोगों को 10,000 का स्पेयर्ड इन्वेंट्री को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो देखें तो कितना हम लोग के हाथ से जा रहा है, 1.5 लाख जा रहा है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5,000 वो भी जा रहा है, इंस्टॉलेशन चार्ज 25,000 वो भी जा रहा है, यानी कि 1,80,000 जा रहा है, प्लस जो इन्वेंट्री हम लोग मेंटेन करेंगे 10,000 का वो भी जा रहा है। कैश आउटफ्लो में 1,80,000 और 10,000 जा रहा है। और कैश इनफ्लो में क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 1,70,000 एनुअल रिवेन्यू। लेकिन ये तो एनुअल रिवेन्यू है, इसमें से सारा खर्चा को तो लेस करना पड़ेगा ना। तो सारा खर्चा को लेस करेंगे तो एनुअल लेबर है 15,000 का, मटेरियल का एक्सपेंस है 50,000 का, मेंटेनेंस एक्सपेंस है 5,000 का। इसके अलावा डिप्रिसिएशन और टैक्स हर साल का अमाउंट दिया गया है। तो इससे हम लोग रिवेन्यू कैश इनफ्लो निकाल लेंगे कि कितना हम लोगों का कैश इनफ्लो आ रहा है हर साल। और लास्ट में हम लोग टर्मिनल कैश इनफ्लो लिख देंगे। हम लोग तो जानते हैं कि कैश इनफ्लो जो होता है वो दो तरीका का होता है, एक रिवेन्यू कैश इनफ्लो जो हर साल आता है, एक टर्मिनल कैश इनफ्लो जो कि साल के अंत में, प्रोजेक्ट के अंत में आता है। तो प्रोजेक्ट के अंत में हमारे पास कौन सा कैश इनफ्लो आ रहा है? हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया था प्रोजेक्ट में, 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था उसका स्क्रैप वैल्यू है 10,000, तो 10,000 तो वापस आ गया हम लोगों के पास। तो ये हम लोग का टर्मिनल कैश इनफ्लो रहा। इसके साथ कहा था कि जो हम लोग स्पेयर्ड इन्वेंट्री का भी यूज़ कर रहे हैं 10,000 का शुरुआत में, उसका भी स्क्रैप वैल्यू रहेगा 60%, यानी कि 10,000 का 60% 6,000। तो 6,000 भी हम लोगों का 5 साल के एंड में रहेगा। तो ये भी हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो है। तो 2 गो टर्मिनल कैश इनफ्लो आया बस। और हम लोग इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। फॉर्मेट आपको पहले से ही मालूम है, तो एक बार आप देख लीजिए इसे। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि रिवेन्यू कैश इनफ्लो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, तो एक बार देख लेते हैं इसे भी। हम लोग रिवेन्यू कैश इनफ्लो रफ में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है। 1,70,000 हम लोग का एनुअल आ रहा है रिवेन्यू, उसमें से लेस कर देंगे हम लोग एनुअल लेबर 15,000 का, लेस कर देंगे मटेरियल एक्सपेंस 50,000 का, लेस कर देंगे मेंटेनेंस एक्सपेंस 5,000 का। इतना करने से हम लोग को ईबीटी मिल गया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब टैक्स लेस कर देंगे तो हम लोग को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कोई भी मतलब नहीं था देने का, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन का यूज़ हुआ ही नहीं। तो डेप्रिसिएशन का यूज़ कब होता है? हम लोग भली बात ही जानते हैं कि जब टैक्स परसेंटेज में रहे तो हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है ऐसे इनकम पर जिसमें कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस किया हुआ है। तो अगर हम लोग को टैक्स कैलकुलेट करना पड़े और परसेंटेज में टैक्स दिया हुआ रहे, उस केस के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन को एक बार के लिए लेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो टैक्स एब्सोल्यूट अमाउंट में दिया है, परसेंटेज में दिया नहीं है, इसीलिए डेप्रिसिएशन का काम नहीं आया। तो हम लोग सीधा ईबीटी निकाले, उसमें से टैक्स लेस कर दिए, आ गया हम लोगों का रिवेन्यू कैश इनफ्लो। और इसी रिवेन्यू कैश इनफ्लो को यूज़ करके हम लोग एनपीवी निकाल लिए। डेप्रिसिएशन का पॉइंट में अगर आप समझ नहीं पाए तो अगला क्वेश्चन आएगा ही, तभी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि एक हॉस्पिटल एक डायग्नोस्टिक मशीन खरीद रहा है 80,000 का, यानी कि 80,000 उसके हाथ से जा रहा है। कैश आउटफ्लो 80,000 है। द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन इज़ 8 ईयर्स एंड हैज़ एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू ऑफ 6,000, यानी कि 8 साल के बाद इस मशीन का वैल्यू 6,000 आएगा। इसका मतलब कि टर्मिनल कैश इनफ्लो 6,000 का रहेगा एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। द एनुअल कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 7,500। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट रिवेन्यू ऑफ 40,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर्स। कहता है कि हर साल 40,000 का रिवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि कैश इनफ्लो कितना आएगा 40,000।
लेकिन कैश इनफ्लो आता है तो साथ में बहुत सारा खर्चा भी लगता है, जिसमें से कि मशीन का खर्चा ही 7500 है। फिर कहता है प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द डायग्नोस्टिक वर्क एंड अर्निंग कमीशन इनकम 12,000 पर एनम। मतलब कि अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी ने मशीन ख़रीदा नहीं है तो वो इस चीज़ को आउटसोर्स कर रहा है और आउटसोर्स में उसका 12,000 रुपये खर्चा लग रहा है। यानी कि एक तरफ से देखें तो 12,000 उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो चलिए हम लोगों को एनपीवी निकालना है। एनपीवी निकालने के लिए कैश आउटफ्लो दिया हुआ है 80,000 लग रहा है और कैश इनफ्लो भी दिया हुआ है 40,000 रुपये हर साल आ रहा है और उसके लिए कुछ कुछ कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं। तो चलिए रिवेन्यू कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं एक बार। तो नोट में आप देखेंगे कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है रिवेन्यू कैश इनफ्लो का। सबसे पहले हम लोग रिवेन्यू लिखे हैं 40,000 का, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था उसको लेस कर दिया 7500 का, फिर लेस कर दिए हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्यों किए? यहाँ तो टैक्स को लेस करना चाहिए था। टैक्स को लेस करना तो चाहिए था, लेकिन टैक्स का एब्सोल्यूट अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है। टैक्स का अगर एब्सोल्यूट अमाउंट रहता तो टैक्स को लेस करते हम लोग का रिवेन्यू कैश इनफ्लो आ जाता। लेकिन यहाँ पर टैक्स को लेस करने के लिए एब्सोल्यूट अमाउंट है नहीं, टैक्स बोला है 30%। तो 30% किसका होता है? हमेशा 30% अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट का होता है। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट लाने के लिए डेप्रिसिएशन तो लेस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए उसको यहाँ पर लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? 80,000 का मशीन था, सेल्वेज वैल्यू है 6,000 और 8 साल के लिए यूज़ करेंगे तो 80,000 माइनस 6,000 अपॉन 8 ईयर्स, तो निकल के आ गया हम लोग का 9250 डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम लोग लेस किए तो 23,250 आया हम लोगों का अर्निंग्स बिफोर टैक्स। टैक्स 30% है, 30% टैक्स दे दिए तो अमाउंट आया 16,275। लेकिन हम लोगों को डेप्रिसिएशन तो लेस नहीं करना चाहिए था, तो अब चलो डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। ऐड बैक कर दिए डेप्रिसिएशन 9250 का, तो हम लोग को मिल गया रिवेन्यू कैश इनफ्लो 25,525। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी 12,000 का था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम लोग लेस करते हैं और हम लोगों को मिलता है 13,525 रिवेन्यू कैश इनफ्लो। अब इसी रिवेन्यू कैश इनफ्लो को हम लोग यूज़ करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, एनपीवी निकाल लेंगे। सिंपल है, जो फार्मूला का फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं वही फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। पार्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है DRR 10% है, और अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। याद रखिएगा यहाँ जो DRR 10% है इसका बहुत सारा नाम है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का बहुत सारा नाम हो सकता है। क्वेश्चन में आपको अलग अलग नाम से बोल सकता है, आपको समझ जाना कि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही कह रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कौन कौन सा नाम हो सकता है? DRR आपको कह सकता है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकता है, कट ऑफ रेट भी कहेगा तो आप पीवी फैक्टर ही समझिएगा, हर्डल रेट भी बोलेगा तो आप पीवी फैक्टर ही समझिएगा, थ्रेशोल्ड रेट भी बोलेगा तब भी आप पीवी फैक्टर ही समझिएगा, और अंत में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह रहा है तो पीवी फैक्टर ही समझेंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पीवी फैक्टर कैसे हो सकता है? तो पीवी फैक्टर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है देखते हैं। जब हम लोग कैपिटल रेज करेंगे तो हम लोग कॉस्ट लगेगा X%, तो जो हम लोगों को X% कॉस्ट लगेगा, हम लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि हम लोग को रिटर्न भी X% मिले। तो जो हम लोग चाहते हैं उसको डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर पीवी फैक्टर कहते हैं, और जो हम लोग का कॉस्ट लगता है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू पीवी फैक्टर। इसीलिए इस चैप्टर में अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहे तो आप समझ जाइएगा कि वो पीवी फैक्टर ही कह रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना % हम लोग का खर्चा लगा, कॉस्ट लगा, तो जितना % कॉस्ट लगा उतना ही तो चाहेंगे कि मिनिमम उतना % हम लोग रिटर्न भी मिले। इसीलिए पीवी फैक्टर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अलग अलग नाम कौन सा है फिर से दोहरा लेते हैं। डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, थ्रेशोल्ड रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस सवाल में कहता है कि एनपीवी निकालो और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है चलिए देखते हैं। कैश आउटफ्लो के लिए कहता है कि आपको इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट 1.75 करोड़ लगेगा, यानी कि आपके हाथ से 1.75 करोड़ रुपया जाएगा। लेकिन साथ साथ में कह रहा है कि आप SEZ में यूनिट खोल रहे हैं ना, इसीलिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से 25 लाख का सब्सिडी भी मिलेगा। तो आपके हाथ से देखा जाए तो 1.75 करोड़ गया नहीं, 1.75 करोड़ माइनस 25 लाख गया, क्योंकि 25 लाख तो आपको सब्सिडी मिल ही गया। तो कैश आउटफ्लो अगर देखा जाए तो 1.75 करोड़ माइनस 25 लाख रहा। इसके साथ साथ आपका एडिशनल इक्विपमेंट भी लग रहा है 12,50,000 का, जिसका वैल्यू 8 साल बाद 1,25,000 होगा। फिर कहता है कि आपको 20 लाख का वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा। तो आपको कैश आउटफ्लो का पूरा जानकारी दे दिया।
पहला कि आपको इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट लगेगा 1.75 करोड़ का, जिसके लिए आपको 25 लाख का सब्सिडी मिल जाएगा। इसके बाद आपको इक्विपमेंट कॉस्ट लगेगा 12,50,000 का, और फिर आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना पड़ेगा 20 लाख का। ये तो हो गया कैश आउटफ्लो। अब कैश इनफ्लो के लिए कुछ जानकारी दिया गया है, जैसे कि आपका सेल किस तरह से होगा वो आपको बता दिया है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड 5, ईयर 6 to 8 आपका कितना यूनिट बिकेगा वो दे दिया है, और फिर नीचे में सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे दिया है आपका। इसके साथ साथ वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों दे दिया है आपको, और कहता है कि कंपनी पर टैक्स है 30% का, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप 12% यूज़ करेंगे। कंपनी SLM डेप्रिसिएशन यूज़ करता है, आपको NPV निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सिंपल है, जैसे हम लोग फॉर्मेट यूज़ करते हैं वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। पार्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, PV फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले कैश आउटफ्लो में इनिशियल इक्विपमेंट लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1,75,00,000 माइनस 25 लाख। उसके बाद एडिशनल इक्विपमेंट भी लग रहा है, तो एडिशनल इक्विपमेंट भी लिखेंगे 12,50,000। लेकिन याद रखिए कि जब एडिशनल इक्विपमेंट लिख रहे हैं तो उसमें टाइम पीरियड 3 साल लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा था कि जो एडिशनल इक्विपमेंट लगेगा इट विल बी परचेज एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। 3 साल के एंड में वो खरीदना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर टाइम पीरियड 3 लिखे हैं। फिर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल 20 लाख का लगेगा, तो वो भी हम लोगों ने लिख दिया कैश फ्लो के अंदर। अब कैश इनफ्लो के अंदर लिखते हैं। कैश इनफ्लो के अंदर हम लोग का 2 चीज़ आएगा, एक रिवेन्यू कैश इनफ्लो और एक टर्मिनल कैश इनफ्लो। रिवेन्यू कैश इनफ्लो का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर टर्मिनल कैश इनफ्लो भी देखेंगे। तो नोट में देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू कैश इनफ्लो। तो सारा ईयर्स का कॉलम बना लेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड 5, ईयर 6 to 8। नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, सेल वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। फिर कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है, तो 60% लेस कर दिए। फिर फिक्स्ड कॉस्ट बोला था 1,80,000 है, तो लेस कर दिए। फिर डेप्रिसिएशन का बात आता है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? हम लोगों को मालूम है कि 2 गो इक्विपमेंट है, 2 इक्विपमेंट है तो 2 गो डेप्रिसिएशन आएगा। एक इक्विपमेंट है 1,75,00,000 का और दूसरा इक्विपमेंट है 12,50,000 का। दोनों का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो 12,50,000 वाला जो इक्विपमेंट है उसमें तो सिंपल हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, 12,50,000 माइनस 1,25,000 अपॉन 5 साल, तो इसका तो निकल गया। लेकिन जो इनिशियल इक्विपमेंट है इस पर तो सब्सिडी मिला था, तो क्या नेट अमाउंट पर डेप्रिसिएशन निकाले या फिर ग्रॉस अमाउंट पर? तो याद रखिए जब भी SEZ का बात आएगा तब हम लोग ग्रॉस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे सब्सिडी रहने के बावजूद। लेकिन अगर SEZ यूनिट का केस नहीं रहे, कोई दूसरा बात के लिए आपको सब्सिडी मिला है, तो उस केस में हम लोग नेट पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? जब हम लोग को सब्सिडी मिला होगा। अगर SEZ यूनिट के लिए मिला है हम लोग को सब्सिडी, तो उस केस में हम लोग ग्रॉस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लेकिन अगर SEZ यूनिट के अलावे किसी दूसरा तरीके से सब्सिडी मिला है तो उस केस में नेट अमाउंट पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सिंस यहाँ पर SEZ यूनिट से हम लोग को सब्सिडी मिला है, इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन ग्रॉस अमाउंट पे निकालेंगे, यानी कि 1,75,00,000 पे निकालेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है 1,75,000 माइनस 0 अपॉन 8, और डेप्रिसिएशन दोनों का निकल के आया, दोनों का डेप्रिसिएशन लेस कर दिए, इनिशियल इक्विपमेंट का भी और एडिशनल इक्विपमेंट का भी। तो हम लोगों को अर्निंग्स बिफोर टैक्स आया, टैक्स लेस कर देते हैं 30% के हिसाब से, तब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि यहाँ जो सेकेंड ईयर का हम लोग टैक्स किए हैं उसमें टैक्स का थोड़ा सा कमी किए हैं। कैसे? अब देखिए ईयर 1 में हम लोगों को EBT नेगेटिव में आया था, यानी कि उस साल हम लोग टैक्स नहीं दिए होंगे, तो उस साल का जो लॉस है वो अगले साल सेट ऑफ होगा। टैक्स में तो होता ही है, ये साल का जो लॉस है फर्स्ट ईयर का वो लॉस सेट ऑफ होगा सेकेंड ईयर का, तो अगर लॉस सेट ऑफ होगा तो टैक्स भी तो कम होगा। तो इसीलिए जब सेकेंड ईयर में हम लोगों को EBT मिला है 1,196,500, तो जब हम लोग इसका टैक्स निकाले हैं तो 1,196,500 में माइनस कर दिए हैं पिछले साल का लॉस। जैसे ही माइनस कर दिए पिछले साल का लॉस, उस पर 30% हम लोग टैक्स यहाँ पर लेस किए हैं। सिर्फ सेकेंड ईयर में हम लोग को ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट ईयर में लॉस था, बाकी कोई ईयर में लॉस नहीं है, इसीलिए लॉस का सेट ऑफ हुआ नहीं। लॉस का सेट ऑफ होने से टैक्स कम होता, इसीलिए यहाँ पर 30% टैक्स तो हुआ। लेकिन किसका 30% हुआ? इस साल का इनकम माइनस पिछले साल का लॉस सेट ऑफ करके 30% टैक्स लगाएं। तो इस तरह से टैक्स यहाँ पर लेस किए तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जैसे आ गया हमको, तो डेप्रिसिएशन तो झूठ मूठ का हम लोग यहाँ पर लेस किए थे, तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं।
तो डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड किए हैं तो मिल गया हम लोग को रिवेन्यू कैश इनफ्लो। ये तो रिवेन्यू कैश इनफ्लो था। अब टर्मिनल कैश इनफ्लो भी देख लेते हैं। टर्मिनल कैश इनफ्लो में 2 को टर्मिनल कैश इनफ्लो आया था हम लोगों के पास। पहला तो स्क्रैप रियलाइजेशन हुआ 1,25,000 का, और दूसरा वर्किंग कैपिटल रियलाइजेशन हुआ 20 लाख का, क्योंकि शुरुआत में तो इन्वेस्टमेंट किया था ना 20 लाख का वर्किंग कैपिटल में, वो वापस आ गया। और जो भी हम लोग का एडिशनल इक्विपमेंट था उसका स्क्रैप आ गया वापस। तो इस तरह से हम लोगों ने एनपीवी निकाल दिया। इस सवाल में कहता है कि 2 मशीन खरीदे हैं जिसका कॉस्ट लगा है 5 लाख करके। इसका मतलब कि कैश आउटफ्लो 5 लाख हुआ है। फिर कहता है कि ये दोनों मशीन 5 साल तक चलेगा और 5 साल तक में ये कितना कैश इनफ्लो हम लोगों को देगा उसका सारा डेटा दे दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा मशीन हम लोग को ख़रीदना चाहिए, मशीन ए या फिर मशीन बी। इसके लिए आप एनपीवी मेथड यूज़ करेंगे, पीआई मेथड यूज़ करेंगे, पेबैक मेथड यूज़ करेंगे और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैश आउटफ्लो मालूम है, कैश इनफ्लो मालूम है, इससे हम लोग सीधा एनपीवी निकाल लेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल लेंगे। इसके बाद चलिए अब हम लोग पेबैक मेथड से कैलकुलेट करते हैं। पेबैक मेथड क्या होता है? पेबैक मतलब कि हमने अपने बिजनेस को पैसा दिया 5 लाख का, तो ये 5 लाख हमको कब लौटेगा उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे पेबैक पीरियड। अब देखिए कि हम लोग का पेबैक पीरियड क्या है, कितना साल में हम लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा। तो हम लोगों ने 5 लाख लगाया था, अब देखिए कि 5 लाख कब वापस मिलेगा। तो मशीन ए को देखें तो मशीन ए 1 साल में 1.5 लाख दे रहा है, दूसरे साल में 2 लाख दे रहा है, यानी कि 2 साल में वो 3.5 लाख हमको लौटा दिया। अब कितना और लौटाना है? 1.5 लाख और लौटाएगा तो 5 लाख हो जाएगा। तो 2 साल तो लग रहा है, तीसरा साल हम लोग को 2.5 लाख दे रहा है, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए 5 लाख के लिए और 1.5 लाख चाहिए। तो 2 ईयर्स प्लस 1.5 लाख अपॉन 2.5 लाख इज इक्वल टू 2.6 ईयर्स। तो 2.6 ईयर्स के बाद हम लोग का पैसा वापस आ जाएगा। सेम मेथड हम लोग यूज़ करेंगे मशीन बी के लिए। मशीन बी में पहला 3 साल में हम लोगों को 4 लाख वापस आ गया है, तो अब और 1 लाख चाहिए, तो 1 लाख चाहिए अपॉन 3 लाख आ रहा है, तो 1 लाख अपॉन 3 लाख, तो हम लोगों का कितना साल में पे बैक हो गया? 3.33 ईयर्स में। यहाँ पर हम लोग कैश इनफ्लो जब देख रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ कैश इनफ्लो देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पे बैक पीरियड निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो देखेंगे तभी तो ज़्यादा रिलायबिलिटी होगा, तो उसका मेथड अलग है। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जब देखते हैं पेबैक पीरियड निकालने के लिए तो उसको पेबैक पीरियड नहीं कहते हैं, उसको डिस्काउंटेड पेबैक मेथड कहते हैं। इस सवाल में तो हम लोगों ने पेबैक मेथड देखा, अगले सवाल में हो सकता है कि हम लोग डिस्काउंटिंग पेबैक मेथड देखें। यहाँ पर 3 मेथड हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। चौथा मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज नेट प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज नेट प्रॉफिट को हम लोग अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, या तो नॉर्मली नेट प्रॉफिट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो और कैलकुलेट अच्छा तरीके से करने का एक ऑप्शन है कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। अपने आप आपका आ जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट या फिर EAT। क्या करिएगा? कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज नेट प्रॉफिट निकालते हैं। एक बार एवरेज नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो पहले एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, इस तरह से अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकलता है। तो सारे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को जोड़ देंगे सारे ईयर का और डिवाइड कर देंगे जितना ईयर्स है। तो यहाँ पर पहले ईयर का कैश इनफ्लो है 1.5 लाख, जिसमें से कि डेप्रिसिएशन है 1 लाख। फिर अगले साल का कैश इनफ्लो है 2 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन 1 लाख है, उसको लेस कर दिए। उसके बाद अगले साल का कैश इनफ्लो है 2.5 लाख, उसमें से 1 लाख डेप्रिसिएशन है, लेस कर दिए। इसी तरह से 5 साल का हम लोगों ने किया और डिवाइड कर दिया 5 साल। यहाँ पर डेप्रिसिएशन 1 क्यों आया? क्योंकि जो मशीन है वो 5 साल तक चल रहा है, तो इवनली 1 लाख करके डेप्रिसिएशन आया। इसी प्रकार से हम लोगों ने एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला बी का। तो एवरेज नेट प्रॉफिट जब बी का भी निकल गया, ए का भी निकल गया, तो अब हम लोग डिवाइड कर देंगे अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो हम लोगों को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके रखा है, आपको डिवाइड करना होगा इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो एक बार आप इसे रीड कर ले, ध्यान से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को रीड कर लीजिएगा। ये सवाल को मैं स्किप करना चाहता हूँ क्योंकि ये सवाल पिछले सवाल से पूरा सेम टू सेम है, सिर्फ सवाल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। इसे एक बार आप अगर रीड करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, और ARR को लेकर के यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड को लेकर के भी आपको बेटर क्लैरिटी आएगा इस सवाल से। तो ज़रूर इस सवाल को रीड कीजिए।
ये सवाल भी बहुत सिमिलर है, इसको भी आप रीड करके सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक नया चीज़ है कि पहले हम लोग पेबैक पीरियड निकाल रहे थे, अब यहाँ पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है। तो वही है कि पेबैक पीरियड में हम लोग सीधा कैश इनफ्लो को देख रहे थे, लेकिन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को देखेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कहाँ से मिलेगा? जब हम लोग एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस टेबल में हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा। तो वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के आधार पर हम लोग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल लेंगे। बस यही एक यूनिक पॉइंट था इस क्वेश्चन में। बाकी ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, आप इसे एक बार रीड कर लें। इस सवाल में कह रहा है कि एक फर्म को डिसीजन लेना है, एक कंपोनेंट को बनाएं या फिर उस कंपोनेंट को खरीदें। तो अगर बनाने में फ़ायदा है तो बनाओ, खरीदने में फ़ायदा है तो खरीदो। तो हमें बताना है कि खरीदने में फ़ायदा है या फिर बनाने में फ़ायदा है, जिसके लिए डेटा हम लोगों को दिया गया है। बोलता है कि अगर हम लोग यानी कि फर्म इक्विपमेंट को बनाएगा तो इक्विपमेंट का कैपिटल कॉस्ट 10 लाख लगेगा शुरुआत में ही, फिर एक साल के अंत में 13 लाख लगेगा, दूसरा साल के अंत में 14 लाख, तीसरा साल के अंत में 17 लाख और चौथा साल के अंत में 18 लाख। ये तो कैश आउटफ्लो हो गया जब हम लोग बना रहे हैं। अगर हम लोग खरीदेंगे तब कैश आउटफ्लो क्या होगा? तो अगर हम लोग खरीदेंगे तो पहला साल तो कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होगा, कोई भी पैसा नहीं जाएगा हमारे हाथ से, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में और दूसरा ईयर के एंड में 17 लाख रुपया जाएगा, तीसरा ईयर के एंड में और चौथा ईयर के एंड में 22 लाख और 22 लाख रुपया जाएगा। डिस्काउंटिंग रेट 15% है। आप बताइए कि खरीदें या फिर बनाएं। तो हम लोग सारा कैश आउटफ्लो को देखेंगे और कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो मालूम चल जाएगा कि हम लोगों को किस में कम खर्चा लग रहा है। जिसमें कम खर्चा लग रहा होगा उसी को हम लोग ऑप्ट करेंगे। तो मेक और बाय दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में कैश आउटफ्लो लिख दीजिए। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के एंड में क्या क्या लगेगा वो लिख दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% है, उस हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लीजिए, इंटू कर दीजिए और देखिए कि कौन सा सस्ता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि खरीदने के केस में हम लोगों को कम खर्चा लग रहा है। सो वी रिकमेंड द फर्म टू ऑप्ट फॉर मेक ऑप्शन सिंस इट रिजल्ट्स इन लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये सवाल भी पिछले सवाल के जैसा ही है। इस सवाल में कहता है कि एक मशीन एक्स है और एक मशीन वाई है। मशीन एक्स को खरीदने के लिए 5,50,000 लग रहा है, मशीन वाई को खरीदने के लिए 4 लाख लग रहा है। कहता है कि मशीन एक्स 3 साल तक यूज़ कर सकेंगे और हर साल उसको 1,25,000 चाहिए रन करने के लिए, लेकिन मशीन वाई जो है वो 2 साल तक ही चलेगा और हर साल 1,50,000 करके खर्चा लगेगा रन करने के लिए। हम लोगों को बताना है कि कौन सा मशीन हम लोग चॉइस करें विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। अब पिछले सवाल में जैसे हम लोगों ने किया था यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू जब हम लोग टोटल कर रहे हैं तो मशीन एक्स का 3 साल के अंत में दिख रहा है और मशीन वाई का 2 साल के अंत में दिख रहा है कितना प्रेजेंट वैल्यू है। इसमें तो हम लोग को एनीवेज 2 साल वाला ही कम लगेगा क्योंकि 2 ही साल तो यूज़ कर रहे हैं। इस बेसिस पर तो हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा ऑन द बेसिस कि पर ईयर में कितना खर्चा हम लोग का लग रहा है। तो पर ईयर में खर्चा करने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड यहाँ पर किससे करा जाए? यहाँ पर डिवाइड करा जाएगा एन्युटी फैक्टर के साथ। तो एन्युटी फैक्टर जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे। एन्युटी फैक्टर क्या होता है? जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है हर ईयर के एंड में उसको अगर जोड़ देंगे तो एन्युटी फैक्टर निकल के आता है, हम लोग जानते ही हैं। तो उस एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाएगा अगर दोनों को, तो पर ईयर कितना कैश आउटफ्लो होगा वो मालूम चल जाएगा, जैसे यहाँ पर मालूम चल गया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जब हम लोग एन्युटी फैक्टर से डिवाइड नहीं किए थे तो वाई मशीन अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने एन्युटी फैक्टर से डिवाइड किया और देखा कि कैश फ्लो पर एनम कितना आना चाहिए तो एक्स मशीन में ज़्यादा कम आने लगा। तो अब हम लोग एक्स मशीन को चूज़ कर रहे हैं। इसीलिए एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना ज़रूरी होता है अगर अनइक्वल लाइफ ऑफ ईयर्स है दोनों मशीन में। इस सवाल को रीड कर ले तो बेटर होगा। इस सवाल में भी आपको एनपीवी निकालने के लिए कहा है और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए कहा है और आपको एप्रोप्रिएट डेटा दे दिया गया है, जैसे कि कितना कैश आउटफ्लो होगा। मशीन 1 में 10 लाख का कैश आउटफ्लो है और मशीन 2 में 15 लाख का कैश आउटफ्लो है। एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है 5 साल और 6 साल। एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दे दिया है आपको, जिसका मतलब कि कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर टैक्स को लेस करना पड़ेगा, तो टैक्स को लेस करने के लिए तो पहले डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकलेगा? मशीन का कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे मशीन का लाइफ के साथ, तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मशीन 1 के केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा 2 लाख, मशीन 2 के केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा 2.5 लाख।
तो बस इनकम बिफोर टैक्स और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 3,45,000 और 4,55,000, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर टैक्स लेस कर देंगे 30% तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन को लेस करना तो हमारा पर्पस नहीं था, हम लोग तो सिर्फ टैक्स निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस किए थे। तो वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि रिवेन्यू कैश इनफ्लो क्या है। अब कैश इनफ्लो भी मालूम चल गया, कैश आउटफ्लो भी मालूम था, ऐसे हम लोग एनपीवी निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अब हम लोग एनपीवी के बेसिस पर ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मशीन को ख़रीदना बेटर रहेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने एनपीवी को कैलकुलेट किया है मशीन 1 के लिए 5 साल के लिए कैलकुलेट किया है और मशीन 2 के लिए 6 साल के लिए कैलकुलेट किया है, तो दोनों को इस तरह से तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पर ईयर एनपीवी निकालेंगे। पर ईयर एनपीवी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग का नॉर्मल एनपीवी आया है उसको डिवाइड कर देंगे एन्युटी फैक्टर से। एन्युटी फैक्टर हम लोग को मालूम है, हम लोग निकाल लेते हैं, नॉर्मल है, तो डिवाइड कर दिए जब एन्युटी फैक्टर से तो हम लोग को एनपीवी पर एनम आ गया। अब हम लोग एनपीवी के बेसिस पर चूज़ करते हैं, कौन सा चूज़ करेंगे जिस पे भी एनपीवी ज़्यादा आएगा। तो मशीन 2 में एनपीवी ज़्यादा है तो मशीन 2 को चूज़ करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो सवाल में आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए कहा था। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हम लोग नॉर्मल निकालते हैं, जैसे पेबैक पीरियड निकलता है वैसे ही डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी निकलता है। लेकिन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हम लोग सिर्फ कैश फ्लो नहीं देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो देखते हैं। वही यहाँ पर यूज़ करके डिस्काउंटेड पेबैक पॉलिसी निकाले हैं। तो आप एक बार रीड कर ले तो बेटर रहेगा। इस सवाल में कहता है कि एक फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% और इसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 4,300 रुपीज़ है। 4,300 रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसके पास 5 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5। हर ऑप्शन में इसको कितना कैश आउटफ्लो लगने वाला है वो दिया हुआ है, कितना कैश इनफ्लो आएगा वो भी दिया हुआ है। इसके बाद आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछता है कि मैक्सिमम एनपीवी लाने के लिए आप कौन सा इन्वेस्टमेंट को चूज़ करेंगे। दूसरा सवाल में कहता है कि अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट को आप 2 बार इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिपीटेबल है वो, तब आपका एनपीवी क्या होगा। और तीसरा सवाल में आपको आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो पहला और दूसरा सवाल को देखते हैं हम लोग पहले। तो पहला सवाल था कि एनपीवी मैक्सिमम करने के लिए आप कौन सा इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डेटा के हिसाब से एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी निकल के आ गया, उसके बाद हम लोग हर ऑप्शन को रैंक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस रैंक पर आता है। रैंक भी कर लिया। अब रैंक करने के बाद जो पहला वाला रैंक होगा उस पर हम लोग सारा पैसा लगाएंगे। फिर पैसा अगर बच गया तो सेकंड रैंक वाला पे पैसा लगाएंगे, फिर भी पैसा बच गया तो थर्ड रैंक वाला पे पैसा लगाएंगे और ऐसा करते जाएंगे। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन था, 5 ऑप्शन का हम लोगों ने एनपीवी निकाला, जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकाला। फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखा, उसके बाद हम लोगों ने रैंकिंग लगाया। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से हम लोगों ने रैंकिंग लगा दिया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के आधार पे ही क्यों लगाया, क्योंकि प्रॉफिट का इंडेक्स ही ना देखेंगे, प्रॉफिट देख रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग रैंक के हिसाब से अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। हम लोगों के पास 4,300 रुपीज़ है, इन्वेस्ट करते चलते हैं। तो पहला रैंक वाला प्रोजेक्ट पर 500 रुपये डाला, बच गया फिर भी पैसा। तो दूसरा रैंक वाला प्रोजेक्ट पर 1,200 रुपये डाला तो भी पैसा बच गया। तो तीसरा रैंक वाला प्रोजेक्ट पर भी हम लोगों ने 2,400 रुपये डाला, तब भी पैसा बच गया 200 रुपये। तो अब फोर्थ रैंक वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग को पैसा लगाने के लिए 200 रुपये बचा है, लेकिन उस पर हम लोगों को 1,800 रुपये लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना परसेंटेज हम लोग उसमें डालेंगे, कितना परसेंटेज अब प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो 200 अपॉन 1,800, 11.11% हम लोग प्रोजेक्ट उसका कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चार्ट बना दिए पहला सवाल का जवाब में। दूसरा सवाल में पूछ रहा था कि अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट रिपीटेबल हो, बार बार कर सकते हो, तो हम लोग को कितना एनपीवी आएगा। तो यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। अगर 68 आया है हम लोगों का एनपीवी 500 रुपये इन्वेस्ट करने पे, तो 4,300 यूज़ करने पर कितना एनपीवी आएगा, 585। कैसे किया, यूनिटरी मेथड का यूज़ किया। अगर 68 एनपीवी आ रहा था 500 रुपये लगाने पर, तो 4,300 रुपये लगाने पर कितना एनपीवी आएगा, 585। तो यहाँ पर कैपिटल बजटिंग का पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 में हम लोग एडवांस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, सब इम्पोर्टेंट है।